अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 द सेल। एनटीएस के पास पेपर में 2009 से लेकर 2019 तक चैप्टर नंबर 4 सेल से आने वाले पास पेपर के जितने भी सवालात हैं हम सबको आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल 2009 में आने वाला, अकॉर्डिंग टू डेश प्रोटीन लेयर आर नॉट कन्फाइंड टू द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बट एम्बेडेड इन लिपिड लेयर। अकॉर्डिंग टू डेश, कौन से मॉडल के मुताबिक प्रोटीन लेयर जो होते हैं ना वो मेम्ब्रेन की सरफेस पर नहीं होती जबकि लिपिड लेयर के अंदर क्या होते हैं, ये बाकायदा इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, उसके अंदर शामिल होते हैं। ए में कहा जा रहा है लॉक एंड की मॉडल, बी में कहा जा रहा है इंड्यूस फिट मॉडल, सी में कहा जा रहा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और डी में कहा जा रहा है लॉटका वोल्टेरा मॉडल और ई में कहा जा रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो सी है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक लिपिड बाइलेयर के अंदर जो है वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल शामिल होते हैं। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो सी है। अगला सवाल जो हमारे सामने है वो 2011 में पूछा गया है। आइए हम उस एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं कि वो सवाल कौन सा था। इसमें पूछा जा रहा है लाइसोसोम फंक्शन इन। लाइसोसोम का काम क्या है? ए में कहा जा रहा है प्रोटीन सिंथेसिस, बी में कहा जा रहा है प्रोसेसिंग, सी में कहा जा रहा है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, डी में कहा जा रहा है लिपिड सिंथेसिस और ई में कहा जा रहा है कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सी, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। लाइसोसोम्स का जो काम है वो क्या है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सी इज द करेक्ट आंसर। ये 2011 में पूछा गया था, बिल्कुल बेसिक सवाल। 2012 में आइए हम देखते हैं कौन सा सवाल पूछा गया है इस चैप्टर के हवाले से, वो हम तलाश करते हैं। और इसमें पूछा जा रहा है लाइसोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल सैक, कॉन्जियोसोम, स्टोरेज ऑर्गेनेल, डिक्टायोसोम। ई में कहा जा रहा है पावर हाउस ऑफ अ सेल। तो जिन्होंने लाइसोसोम वाला लेक्चर हमारा अटेंड किया हुआ उसको बआसानी पता है कि लाइसोसोम को सुसाइडल सैक का नाम दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ए है। फिर 2013 में इसके 3 सवाल पूछेंगे इस चैप्टर के। तो आइए देखते हैं वो 3 सवालात कौन कौन से हैं। तो उसमें सबसे पहला सवाल हमारे पास है ओके, ऑफ द फॉलोइंग विच इज इनकरेक्टली पेयर। हमें इन 5 में से एक इनकरेक्टली पेयर बताना है। रॉबर्ट हुक सेल वॉल के बारे में बताया, शेल्डन एंड शॉन ने सेल थ्योरी पेश की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में बताया, वॉटसन और क्रिक ने जो है वो डीएनए के मॉडल के बारे में बताया और विर्को ने मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया। तो अंडरस्टूड है 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ई ऑप्शन गलत है। विर्को ने सेल थ्योरी का तीसरा पोस्टुलेट जो है वो पेश किया था जबकि मोज़ेक मॉडल जो था वो सिंगर और निकोलसन नाम के साइंसदान ने पेश किया था। तो इस ऑप्शन में जो हमें इनकरेक्ट सेलेक्ट करना था वो ई था जबकि ए बी सी डी जो है वो सही ऑप्शन थे और हमें रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट करना था, लिहाजा इस एमसीक्यू का आंसर जो है वो ऑप्शन ई है। 2013 में एक और सवाल भी पूछा गया है। आइए वो सवाल क्या है। इसमें पूछा जा रहा है which of the following is not a difference that would allow one to distinguish between a prokaryote and eukaryote cell। इनमें से एक जो है वो सही डिफरेंस नहीं है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमियान बताया जा रहा है। ए में कहा जा रहा है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, 2 में कहा जा रहा है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, तीसरे में कहा जा रहा है मेम्ब्रेन बाउंड वर्सेस नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो याद रखिएगा सेल वॉल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों के पास होता, ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमियान डिफरेंस नहीं कर सकता। जबकि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस बिल्कुल ट्रू न्यूक्लियस यूकैरियोट में होता है जबकि प्रोकैरियोट में नहीं होता। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल यूकैरियोट में होते हैं जबकि प्रोकैरियोट में नहीं होते। तो इसमें हमारे पास जो है वो नॉट अ डिफरेंस बताना है तो इसका मतलब 2 ओनली होना चाहिए। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल की मदद से हम डिफरेंस नहीं कर पाते। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी है। फिर इसी 2013 के अंदर एक और एमसीक्यू भी पूछा गया है और वो एमसीक्यू हमारे सामने कुछ ये है। द डायग्राम रिप्रेजेंट 2 लिक्विड्स सेपरेटेड बाय अ मेम्ब्रेन थ्रू विच ऑस्मोसिस कैन अकर। भाई डायग्राम बताई गई है,
मेम्ब्रेन के जरिए जो है वो बताया जा रहा है कि जिसके जरिए सिर्फ ऑस्मोसिस हो सकती है, डिफ्यूजन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इस मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेसिस है ना, उसमें डिफ्यूजन वाले मॉलिक्यूल जो है वो लार्ज है। अब ये छोटे मॉलिक्यूल हैं वो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो डिसॉल्व सब्सटेंस को शो कर रहे हैं। अब पूछा जा रहा है व्हाट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल विल अकर। अब देखो भाई, पानी के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो इसका मतलब क्या होगा? पानी जो होगा वो ओवरऑल लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाएगा। अब ए में कहा जा रहा है मॉलिक्यूल ऑफ डिसॉल्व सब्सटेंस मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। भाई इनकी साइज तो बड़ी है ना, ये यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे। मॉलिक्यूल ऑफ डिसॉल्व सब्सटेंस मूव राइट टू लेफ्ट, वो भी मूव नहीं करेंगे क्योंकि साइज इनकी ज़्यादा है। पानी के मॉलिक्यूल सिर्फ मूव कर सकते हैं। ओवरऑल वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिल्कुल लेफ्ट से राइट की तरफ जो है वो पानी के मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं। और डी में कहा जा रहा है ओवरऑल मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, नहीं राइट टू लेफ्ट नहीं, लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएंगे। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है 100 का एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है वो क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद जो है वो 2014 में इसके 4 सवाल पूछे गए हैं। 2014 में इस चैप्टर से जो है वो 4 सवाल पूछे गए हैं। आइए देखते हैं कि वो 4 सवाल कौन से हैं। देखो इससे अंदाजा हो रहा है ना कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, इसको हल्का नहीं लेना। ओके, अब इसमें जो है वो डायग्राम बताई गई है। द डायग्राम शोज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट एज सीन इन सेक्शन। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ पी क्यू एंड आर? पी क्यू और आर के फंक्शन की बात हो रही है। बुक वाली डायग्राम है, हमें सीधा सीधा अगर बुक की डायग्राम हमने देखी हुई है तो हम इजीली बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? डी है। पी का जो काम होता है वो लाइट एब्जॉर्प्शन करना है। पी के बाद जो है वो लाइट एब्जॉर्प्शन के बाद कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज जो है वो क्यू करता है, और आर जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस जो होगी वो आर पर होगी, और क्यू पर जो है वो स्टोरेज होगी, और पी पर लाइट एब्जॉर्प्शन होगी। तो आप टेक्स्ट बुक पर डायग्राम जो है वो लाजमी देखिएगा क्लोरोप्लास्ट की, तो आपको बहुत आसानी से ये एमसीक्यू समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है वो इसी 2014 में एक और एमसीक्यू भी पूछा गया है। आइए वो देखते हैं कौन सा है। द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल है ना, इसके फीचर में क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डबल मेम्ब्रेन। भाई ये पांचों है ना, इनमें से कौन से डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, हमें उसके बारे में बताना है। तो हमारे पास जो है डबल मेम्ब्रेन ऑप्शन जो है वो हमें बताना है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, पेरोक्सिसोम और लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन होता है, और न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन है। 1, 4 और 5, 1, 4 और 5 जो है वो डबल मेम्ब्रेन है। तो हमारे पास इस एमसीक्यू का जो करेक्ट ऑप्शन हमें जो मिल गया है वो क्या है? सी है। 1, 4 एंड 5, 1, 4 एंड 5 जो है ये क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। सी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद जो है वो 2014 में एक और एमसीक्यू भी पूछा गया है इसी चैप्टर के हवाले से, और वो है व्हेन अ रेड स्टेन इज एडेड टू अ कल्चर कंटेनिंग बोथ लिविंग एंड डेड सेल, ओनली द डेड सेल टेक अप द स्टेन, विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट द स्टेनिंग इंटरिंग द लिविंग सेल। हमें अगर लाल कलर का, रेड कलर का हमने स्टेन जो है वो सेल के अंदर हमने जो है एक मीडियम के अंदर शामिल किया था, जिसमें लिविंग और डेड सेल दोनों शामिल थे। लेकिन जो मरे हुए सेल थे ना, उनके सेल के अंदर जो है वो रेड कलर का स्टेन दाखिल हो गया, जबकि लिविंग में शामिल नहीं हुआ। तो पूछा जा रहा है कि लिविंग में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो रेड स्टेन को सेल के अंदर दाखिल होने से रोक रहा था। तो वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल या ई ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इस एमसीक्यू का हमारे पास जो है वो क्या है? ए है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिव परमिएबल है। लिविंग सेल की जो सेल मेम्ब्रेन थी वो फंक्शनल थी, उसने रेड स्टेन को अंदर दाखिल होने से रोका। जबकि डेड सेल था उसमें सेल मेम्ब्रेन जो थी वो नॉन फंक्शनल थी, लिहाजा उसकी वजह से रेड स्टेन जो है वो सेल के अंदर क्या हो गया था? दाखिल हो गया था। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? ए, सेल मेम्ब्रेन। फिर इसी साल एक और एमसीक्यू भी इसी चैप्टर से जो है वो पूछा गया है। आइए देखते हैं वो कौन सा है। Which of the following statement concerning nucleolus is correct? न्यूक्लियोलस के हवाले से कौन सा करेक्ट है? ए में कहा जा रहा है इट डिसअपियर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान ये डिसअपियर हो जाता है। बी में कहा जा रहा है देयर इज ओनली वन न्यूक्लियोलस इन एवरी सेल, हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है। सी में कहा जा रहा है इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोसोम इन प्रोकैरियोटिक सेल, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोसोम की सिंथेसिस में किरदार अदा करता है प्रोकैरियोटिक सेल में। और डी में कहा जा रहा है इट हेल्प्स इन डिस्ट्रॉइंग वोर्न आउट ऑर्गेनेल्स, वो ऑर्गेनेल जो मर जाते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने में काम आता है। और ई में कहा जा रहा है इट कैप्चर
कैप्चर एनर्जी फॉर द सेल, ये एनर्जी कैप्चर करने का काम करता है। तो इस MCQ का हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? इस MCQ का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ए है। इट डिसअपियर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान जो है ये डिसअपियर होता है। जबकि कुछ बच्चों के जहन में आ रहा होगा ना कि यार ये राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोसोम बनाता है, प्रोकैरियोट में नहीं यूकैरियोट में भी बनाता है। बहुत प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट होता है ऑप्शन आपके पास। तो और इसके अलावा न्यूक्लियस जो है वो प्रोकैरियोट में तो प्रॉपर्ली है भी नहीं ना, क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस होता है उसके अंदर स्फेरिकल बॉडी है। तो प्रोकैरियोट वाला तो ऑप्शन पूरा पूरा गलत हो गया। तो सिर्फ एक ही करेक्ट ऑप्शन हमें मिल रहा था, इट डिसअपियर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान ये क्या हो जाता है? इट डिसअपियर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान जो है ये क्या हो जाता है? डिसअपियर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। फिर 2015 में इसके डाउ वालों ने 3 सवाल पूछे हैं। देखो ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, आपको इससे आइडिया हो रहा होगा ना। किसी साल में 3, किसी साल में 4, भाई बहुत इंपॉर्टेंट। ओके भाई, इसमें कहा जा रहा है द स्टेटमेंट आर ऑल द डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है। ए में कहा जा रहा है सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन एंड इंक्लोजिंग अ लार्ज फ्लूइड फिल स्पेस। 2 में कहा जा रहा है सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन एंड इंक्लोजिंग डाइजेस्टिंग एंजाइम। 3 में कहा जा रहा है फॉर्म बाय 2 मेम्ब्रेन इंक्लोजिंग अ मैट्रिक्स, द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड। 4 में कहा जा रहा है फॉर्म बाय अ मेम्ब्रेन दैट हैज फ्लैटेंड सैक एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इंटरकनेक्टेड थ्रू आउट द सेल। और 5 में कहा जा रहा है फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। इसमें कहा जा रहा है विच रो शोज द टिपिकल सेल इन विच दीज स्ट्रक्चर आर फाउंड। अब ये जो स्ट्रक्चर की जो इसे पहेली की शक्ल में बुझाई हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर प्लांट में पाया जाता है और कौन सा जो है वो एनिमल में पाया जाता है। ओके, अब जो है वो 1 में कहा जा रहा है सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन एंड इंक्लोजिंग अ लार्ज फ्लूइड फिल स्पेस। ये किसकी बात हो रही है? वैक्यूल की। वैक्यूल जो होता है वो प्लांट के अंदर लार्ज होता है, जबकि एनिमल के अंदर क्या होता है? स्मॉल। वैक्यूल जो होता है वो प्लांट के अंदर लार्ज होता है, एनिमल के अंदर स्मॉल। तो 1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट के पास फीचर है, एनिमल के पास नहीं है। इसी के 2 में कहा जा रहा है सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन एंड इंक्लोजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये जो शो कर रहा है ये लाइसोसोम को शो कर रहा है। और लाइसोसोम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के पास होता है, प्लांट के पास नहीं होता। तो इसका मतलब 2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल के पास होना चाहिए, प्लांट के पास नहीं होना चाहिए। तीसरे में कहा जा रहा है फॉर्म बाय 2 मेम्ब्रेन इंक्लोजिंग अ मेम्ब्रेन, द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड। अब ये बात हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया की। 2 मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्डेड है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के पास है। नंबर 3 वाला पॉइंट दोनों के पास होना चाहिए। 4 में कहा जा रहा है फॉर्म बाय अ मेम्ब्रेन दैट हैज फ्लैटेंड सैक एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इंटरकनेक्टिंग थ्रू आउट द सेल। ये जो शो कर रहा है फ्लैटेंड सैक और सैक वगैरह की जब भी बात होती है ना, ये गोल्जी अपरेटस की बात होती है और गोल्जी अपरेटस दोनों के पास है। नंबर 4 पॉइंट दोनों के पास होना चाहिए। फिर नंबर 5 में कहा जा रहा है फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना है, मतलब जो है वो क्रोमोसोम्स की बात हो रही है, क्रोमेटिन मटेरियल की बात हो रही है, ये तो दोनों के पास होता है। तो इसका मतलब जो है वो 1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होना चाहिए, 2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल में होना चाहिए, जबकि 3, 4, 5 जो है वो दोनों में होना चाहिए। तो इस MCQ का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ए। 1 जो है वो प्लांट के पास है और 3, 4, 5 है, 2 नहीं है। जबकि यहाँ क्या है? एनिमल के पास 1 नहीं है, 2, 3, 4, 5 है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास ऑप्शन ए है। फिर इसके बाद इस 2015 में एक और सवाल भी जो है वो इसी चैप्टर से पूछा गया है और वो सवाल है विच डायग्राम इलस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जिसमें मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं ना भाई, बाई यूजिंग एनर्जी। तो इसमें देखें भाई वाइट कलर की है ना, ये पानी के मॉलिक्यूल है। इस तरीके से अगर इसमें देखें तो हायर कंसंट्रेशन से पानी के मॉलिक्यूल लोअर की तरफ जा रहे हैं, ये तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं है। चलो भाई, ऑप्शन ए नहीं है। फिर इसमें कहा जा रहा है यहाँ पानी के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, ये भी नहीं है। फिर इसी तरीके से ये कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ मॉलिक्यूल ज़्यादा है, यहाँ कम है, वो हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, ये भी नहीं है। फिर इसमें कहा जा रहा है मिनरल लाइन। अब मिनरल लाइन अगर देखें सेल के अंदर जो है वो ज़्यादा है, बाहर कम है, और ये लोअर से हायर की तरफ जा रहा है। और लोअर से हायर के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है, लिहाजा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए सूटेबल डायग्राम ये है। तो इस MCQ का जो करेक्ट आंसर है, इस MCQ का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? डी है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को ये शो कर रहा है। इसी तरीके से ये 2015 था हमारे पास,
और 2015 के बाद 2016 में भी जो है वो इसके 3 सवालात पूछे गए हैं। तो आइए वो 3 सवालात कौन से हैं हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। The process of membrane fusion and the movement of material out of the cell is called। membrane fusion के जरिए किसी भी मटेरियल को बाहर निकालना उसे क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। तो जिन्होंने ये टॉपिक्स पढ़े हुए हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 में वो बआसानी बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? डी, एक्सोसाइटोसिस। फिर इसके बाद जो है वो 2016 में इसी ईयर में जो है वो एक और सवाल भी पूछा गया है जो कि हम तलाश में हैं। ओके, 2016 की हम बात करते हैं। ओके, इसके नेक्स्ट पेज पे है, सॉरी वो ये है, थोड़ा सा कैमरा फोकस किया। द डायग्राम इज टेकन फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ अ सेल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये डायग्राम ली गई है। नेम द ऑर्गेनिल लेवल बी। लेवल बी के बारे में हमें कहा जा रहा है कि आप बताइए कौन सा ऑर्गेनिल है। तो जिन्होंने ऑर्गेनिल वाले सारे लेक्चर अटेंड किए उनको बआसानी पता है कि लेवल बी वाला जो ऑर्गेनिल है वो क्या है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। लेवल बी वाला क्या है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है इसका करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद जो ये 2016 में जो है वो पूछा गया था। इसके बाद 2016 के एमडीसी के पेपर में भी जो है वो इसका सवाल पूछा गया है। तो वो सवाल कौन सा है? आइए, Which of the following contain enzyme for detoxification of alcohol? अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए किसके पास एंजाइम होते हैं? राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोक्सिसोम, लाइसोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी। पेरोक्सिसोम जो होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर क्या करता है? अहम किरदार अदा करता है। फिर इसके बाद आते हैं 2017 की तरफ, और 2017 से पूरे सिंध का पेपर जो है वो एक ही आया करता था। तो अब यहाँ हम अलग अलग यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेंगे। चले, इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा करेक्टली मैच है? राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। लाइसोसोम का काम क्या होता है? डिस्ट्रॉय ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। सेंट्रियोल जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रलेस फाइबर बनाता है। पेरोक्सिसोम का काम क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? कन्वर्ट कोलेस्ट्रॉल इनटू विटामिन डी इन स्किन। सारे बहुत ही बेसिक्स ऑप्शन थे। तो आइए, ए के साथ क्या होना चाहिए? एच होना चाहिए। ए के साथ एच, ए के साथ 2 एच है ना। ओके, यानी ए ऑप्शन कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया। ए के साथ एच, बी और डी में फैसला करना है। अब बी के साथ क्या होना चाहिए? बी के साथ आई होना चाहिए। तो इसमें बी के साथ एफ है, इसमें बी के साथ आई है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बी इज द ऑप्शन, बी इज द करेक्ट आंसर। तो बी इस एमसीक्यू का जो है वो करेक्ट आंसर है। फिर से 2017 में एक और सवाल भी पूछा गया है इसका, आइए हम उसकी तलाश में हैं। वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के हवाले से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? ए में कहा जा रहा है स्टोर वेस्ट एंड अदर सब्सटेंस। दूसरे में कहा जा रहा है कंटेन जेनेटिक मटेरियल। तीसरे में कहा जा रहा है हेल्प इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करता है। नंबर 4 कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, इसे कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहा जाता है। तो स्टोरेज वेस्ट नहीं करता, 1 गलत है। जेनेटिक मटेरियल होता है इसके पास, और नंबर 4 जो है वो कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है। तो इस एमसीक्यू का जो हमारे पास करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 2 और 4 होना चाहिए। इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास होना चाहिए वो 2 और 4, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद जो है हमारे पास 2017 में एक और सवाल भी इससे पूछा गया है इससे रिलेटेड। तो देखते हैं वो सवाल क्या है। Which features do animals share with plant cell? इनमें से कौन सा फीचर है जो एनिमल और प्लांट के अंदर सेम होता है, दोनों शेयर करते हैं ना, उसकी बात हो रही है। क्लोरोप्लास्ट होता है एनिमल के अंदर? नहीं। देखो, एनिमल और इसमें बताना है कि भाई कौन सी खुसूसियत एनिमल और प्लांट की सेम है। भाई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ये राइट वाले दोनों ऑप्शन हट गए। साइटोप्लाज्म होता है, इसका मतलब जो है हमारे पास ऑप्शन ए बन गया ना। नहीं, ऑप्शन ए नहीं हुआ, सॉरी, ये क्रॉस हुआ। सी और डी में फैसला करना है। साइटोप्लाज्म होता है, ओके, तो डी में कह रहा है साइटोप्लाज्म नहीं होता एनिमल, ऐसा तो नहीं है, इसका मतलब सी ऑप्शन हो गया। भाई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। 2017 के बाद आते हैं 2018 पर, और 2018 में भी इससे 3 सवाल पूछे गए। भाई देखो कितना फेवरेट चैप्टर है, सवाल डिस्कस कर करके थक के खत्म ही नहीं हो रहे भाई। ओके भाई, इतने सारे सवाल हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। ए में कहा जा रहा है प्रोटेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, बी में कहा जा रहा है रेगुलेटिंग द पैसेज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, सी में कहा जा रहा है प्रोटीन सिंथेसिस, डी में कहा जा रहा है सेलुलर कम्युनिकेशन, ई में कहा जा रहा है सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। इनमें से कौन सा काम जो है वो सेल मेम्ब्रेन का नहीं है, हमें वो बताना है। 2018 का ये सवाल है, तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन मिल गया प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो राइबोसोम का काम होता है, सेल मेम्ब्रेन का काम नहीं होता। फिर इसके बाद जो है तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है, हमें नोट द फंक्शन, बाकी चारों इसके फंक्शन हैं, सी इसका फंक्शन नहीं है। फिर 2018 के अंदर एक और एमसीक्यू पूछा गया है, द क्रोमोसोम्स विद इक्वल आर्म्स आर कॉल्ड, वो क्रोमोसोम जिसके आर्म इक्वल होते से क्या कहते हैं, ए मेटासेंट्रिक, बी सब मेटासेंट्रिक, सी एक्रोसेंट्रिक और डी टीलोसेंट्रिक। तो इक्वल आर्म वाला जो क्रोमोसोम होता है वो मेटासेंट्रिक होता है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ए है। तो ये भी 2018 में पूछा गया है। और 2018 में एक और सवाल भी इसका जो है वो पूछा गया है, आइए हम उसकी तलाश में भी आते हैं, वो सवाल कौन सा है। तो वो सवाल हमारे सामने है स्क्रीन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज रिक्वायर्ड फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए किसकी जरूरत होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेंटर ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो उम्मीद है जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया वाला लेक्चर हमारा अटेंड किया होगा उसको माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड तमाम बातें मालूम होंगी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो बी है। फिर इसके बाद आइए 2019 की बात करते हैं और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। 2019 जो कि सबसे रिसेंट ईयर है आपका, उसमें 7 एमसीक्यू इस चैप्टर से पूछ लिए गए हैं, सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से एमसीक्यू आए हैं। आइए वो देखते हैं वो कौन कौन से एमसीक्यू हैं। 7 एमसीक्यू जो है वो इस चैप्टर से पूछे गए हैं। आइए हम देखते हैं वो कौन से एमसीक्यू हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू जो इस चैप्टर से आया, अ ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल फॉर्म फ्रॉम अमाइनो एसिड व्हिच इंटरैक्ट विद द सरफेस ऑफ लिपिड बाइलेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड। हमें कहा जा रहा है कि बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल हैं जो अमाइनो एसिड से बनते हैं, व्हिच इंटरैक्ट विद द सरफेस ऑफ लिपिड लेयर, सरफेस पर होते हैं। तो आपको मालूम है कि अमाइनो एसिड से बनने वाले प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन 2 होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन होता है और एक पेरिफेरल प्रोटीन होता है। पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है वो सिर्फ सरफेस पर होता है। तो इसका आंसर हमें सीधा सीधा मिल गया है। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, बी पेरिफेरल प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर। फिर इसी साल में एक और सवाल पूछा गया है, 7 सवाल हैं टोटल। तो देखते हैं वो कौन सा सवाल है। ओके, पूछा जा रहा है, व्हाइल वर्किंग इन अ लेबोरेटरी बिफोर स्टडिंग सैंपल अंडर माइक्रोस्कोप इट वॉज इमर्स इन अ डाई सोल्यूशन टू ऑब्टेन। लेबोरेटरी में वर्किंग के दौरान जो है वो माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम सैंपल देखते हैं ना, उसके ऊपर एक डाई कलर वाली चीज़ जो है वो हम शामिल करते हैं। उसका मकसद क्या होता है, मैग्निफिकेशन, इमेज, मैच या कंट्रास्ट। तो इसका मकसद क्या होता है, कंट्रास्ट। तो आपने एट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप वाला हमारा लेक्चर अटेंड किया होगा, तो आपको बआसानी पता होगा कि उसमें कंट्रास्ट किस तरीके से लाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो डी इज द करेक्ट आंसर। फिर अगला एमसीक्यू हमारे पास इसी ईयर में जो पूछा गया है वो हम उसकी तलाश में हैं, और वो हमारे पास एमसीक्यू है, विच प्लांट सेल रिसीव अ सिग्नल फॉर डेथ इट कमिट्स सुसाइड बाय रप्चरिंग। हमें कहा जा रहा है जब प्लांट जो है ना, वेन प्लांट सेल, जब प्लांट सेल को जब सिग्नल रिसीव होता है कि उसे मर जाना है, तो वो सुसाइड कैसे करता है। न्यूक्लियस, वो किसको रप्चर करता है, न्यूक्लियस को, सेल मेम्ब्रेन को, टोनोप्लास्ट को या डी क्लोरोप्लास्ट को। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, टोनोप्लास्ट को, क्योंकि वैक्यूल इन प्लांट के अंदर जो वैक्यूल होता है ना वो सुसाइडल सेक का काम करता है। जबकि एनिमल के अंदर अगर बात होती तो क्या होता है, लाइसोसोम जो है अपनी मेम्ब्रेन को रप्चर करता है, जबकि प्लांट के अंदर वो टोनोप्लास्ट को क्या करता है, रप्चर करता है और खुद सुसाइड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, सी टोनोप्लास्ट। फिर अगला एमसीक्यू भी इसी चैप्टर से है, सेल परमेबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिपेंड अपॉन इट्स डैश कंपोनेंट। सेल की जो परमेबिलिटी होती है और इसका जो ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम होता है वो किस कंपोनेंट पर डिपेंड करता है, फॉस्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेक्राइड या सेलुलोज पर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है फॉस्फोलिपिड पर डिपेंड करता है, क्योंकि लिपिड वाली जो चीज़ें होती हैं वो उससे बआसानी गुजर जाती हैं, जबकि नॉन लिपिड सोल्यूबल चीज़ें होती हैं वो उससे आसानी से नहीं गुजर पाती। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, फॉस्फोलिपिड। फिर इसी ईयर में एक और सवाल भी पूछा गया। देखो 80 एमसीक्यू पूछने का मकसद भी इनका यही है ना कि एक एक एरिया वो कवर कर रहे होते हैं। ओके,
एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा हम फोकस कर लेते हैं। ओके, नेम द टाइप ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम है ना, इसकी टाइप हमें बतानी है। तो अब देखो, एक आर्म जो है वो बड़ा है, एक आर्म बहुत ही छोटा है, तो कौन सा होगा? मेटासेंट्रिक में दोनों बराबर होते हैं, सब मेटासेंट्रिक में थोड़ा बहुत फर्क होता है, और टीलोसेंट्रिक में तो एक ही आर्म होता है, और एक्रोसेंट्रिक में एक बहुत ही छोटा होता है और एक बहुत ही बड़ा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है? डी एक्रोसेंट्रिक। इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी एक्रोसेंट्रिक जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो अगला एमसीक्यू जो इसी चैप्टर से रिलेटेड है वो क्या है? वो ये डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम हमें पहचाननी है। लेबल द फॉलोइंग फिनोमिना। हमें इस फिनोमिना को क्या करना है? हमें इस फिनोमिना को लेबल करने की बात कही गई है। तो हमारे पास क्या है? अगर आप देखें कि भाई मेम्ब्रेन फोल्डिंग के जरिए वैक्यूल की शक्ल में अंदर आ गया, लार्ज पार्टिकल है ना, लार्ज पार्टिकल को मेम्ब्रेन फोल्डिंग के जरिए, देखो एरो बना हुआ है, अंदर लाया गया। इसका मतलब ये एंडोसाइटोसिस है। एंडोसाइटोसिस में दो चीज़ें, छोटा पार्टिकल होता है तो पिनोसाइटोसिस होता है, बड़ा पार्टिकल होता है तो फेगोसाइटोसिस है। तो इस एमसीक्यू का सीधा सीधा क्लियर आंसर है हमारे पास क्या है? डी फेगोसाइटोसिस इज द करेक्ट आंसर। फेगोसाइटोसिस के जरिए इसको जो है वो क्या किया गया है? अंदर शामिल किया गया है। फिर इसी चैप्टर से रिलेटेड एक और सवाल और आखिरी सवाल जो 2019 में पूछा गया है वो ये है, इन एक calcium play an important role especially at the time of fertilization, therefore dash are present in many thousand numbers inside the membrane। हमें कहा जा रहा है कैल्शियम जो है ना अहम किरदार अदा करता है फर्टिलाइजेशन के दौरान, therefore dash are present in many thousand number। कौन सी चीज़ है जो थाउजेंड्स ऑफ नंबर में जो है वो मौजूद होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, यानी सेल के अंदर। तो आपको मालूम है कि कैल्शियम जो रिलीज होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है? रिलीज होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो आ गया वो है डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके साथ ही 2009 से लेकर 2019 तक जितने भी सवालात थे जो एनटीएस पास पेपर में पूछे गए थे चैप्टर 4 से रिलेटेड, वो सारे हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।